आज बिहार के ही नहीं, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामनंदन मिश्र के बारे में कुछ बातें रख रहा हूँ। रामनंदन मिश्र महात्मा गांधी के बहुत ही करीब थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी जो सक्रिय भूमिका थी, वो आंदोलन में सक्रिय भूमिका एक क्रांतिकारी, समाजवादी एवं समाज सुधारक के रूप में थी। इनका जन्म दरभंगा जिले के कतोल रघुनाथपुर में 1905 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम राजेंद्र मिश्र और बड़े भाई का नाम जानकी रमन मिश्र था, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और श्री कृष्ण सिंह के बाद विनोदानंद झा के मंत्रिमंडल में वो भूमि एवं राजस्व मंत्री भी बनाए गए थे और वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। रामनंदन मिश्र की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से प्रारंभ हुई थी और दरभंगा में वो पढ़ ही रहे थे और 1911 में जब प्रसिद्ध इतिहासकार और क्रांतिकारी जदुनाथ सरकार बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन कर रहे थे, उस समय एक बाल विद्यार्थी के रूप में वो शरीक भी हुए थे। धीरे धीरे बड़े होते होते जब 1911 के बाद वो बनारस चले गए थे और बनारस में जाके उन्होंने शास्त्री की परीक्षा प्राप्त की थी और वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का भाषण सुनने को उनको मिला था, जिसमें उन्होंने अध्यात्मवाद पर बहुत लंबा सा व्याख्यान दिया था और पश्चिमीकरण के विरोध में बहुत बातें की थी और अध्यात्मवाद पर गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। और जब वो गांधी 1920 के तहत 20 में सत्याग्रह आंदोलन के असहयोग आंदोलन के तहत दरभंगा आए थे, मौलाना मजरूल हक, जमुनालाल बजाज इत्यादि कस्तूरबा गांधी के साथ, तो गांधी के साथ उनकी भेंट हुई थी और उस समय गांधी का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा था कि वो अपने पिता को उन्होंने पत्र लिखा कि मैं भारत माता की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना चाहता हूँ और जो संभव होगा भारत की आज़ादी के लिए वो मैं करूँगा, समाज सुधार इत्यादि के लेके। और वो उस समय से आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिए थे। उनकी शादी त्रिवेणी प्रसाद सिंह माझवे स्टेट के जमींदार के साथ हुई थी और पत्नी का नाम राजकिशोरी देवी था। राजकिशोरी देवी अपने पति के साथ पूरे आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका निभाती रही और विशेष रूप से उनका महत्व यह भी है कि बिहार में पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने के कारण अपने पति का वो साथ दे रही थी और पर्दा प्रथा का विरोध कर रही थी, तो उनके ससुर ने उन्हें अपने घर से निकाला कर दिया था। वो इस तरह से वो बिहार में पर्दा प्रथा के खिलाफ घर से निष्कासित करने वाली स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली महिला थी, जिसको अनुग्रह नारायण सिंह ने राजकिशोरी देवी को वर्धा आश्रम में पहुंचाया था और वहाँ वो वर्षों वहाँ बिताई थी। इसलिए उनका पूरा परिवार वो स्वतंत्रता आंदोलन में, पत्नी भी उसी तरह से सक्रिय रही और भाग ली और रामनंदन मिश्र भी उसी तरह से भाग ले। उनके एक घटना का वर्णन रामवृक्ष भोनीपुरी ने अपने संपूर्ण साहित्य में किया है। जिस समय जनता अखबार का वो प्रकाशन चल रहा था, कुछ आर्थिक दिक्कत हुई थी, तो रामनंदन मिश्र ने अपनी पत्नी राजकिशोरी देवी को कहा था कि तुम
इस अखबार को चलाने के लिए अपने सारे गहने उतार दो। और वो सारा गहना उस सोशलिस्ट आंदोलन के अखबार को चलाने के लिए जो जनता की आज़ादी का एक प्रमुख अखबार था, बेनीपुरी उसके संपादक थे, उसके लिए उन्होंने अपनी सारी पत्नी का जेवर उतार के दे दिया था। और बेनीपुरी स्वयं लिखते हैं कि वो हृदय विदारक जैसे था, जबकि वो जो उनके पुत्र विजय जो गोद में थे, छोटी सी अवस्था में थे, उनके गले में एक ताबीज थी जो सोने की थी। जब वो नहीं पूरा हो रहा था तो राजकिशोरी देवी ने अपने पुत्र जो अबोध बच्चा था उसके गले की भी ताबीज उतार के दे दी थी। बेनीपुरी स्वयं लिखते हैं कि वो एक ऐसा हृदय द्रावक दृश्य था जो हमारा हाथ भी कांप रहा था कि मैं उसे कैसे ग्रहण करूं। तो इस तरह का त्याग और बलिदान अपना भी, अपनी पत्नी का भी, और एक अबोध बच्चे जो विजय थे उनका भी हुआ। इस तरह से रामनंदन मिश्र जब बनारस से पढ़ के आए और असहयोग आंदोलन में वो खूब सक्रिय रूप से उन्होंने काम लिया, उस समय भी उनको जेल की सजा हुई। उसके बाद वो दरभंगा में रह के बहुत सारे काम को उन्होंने किया और समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए। जब गांधी रचनात्मक आंदोलन के करीब में 1927 में फिर दरभंगा आए, उस समय रामनंदन मिश्र के कार्यों को देख के वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए और वहाँ वो समाज सुधार, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, किसान आंदोलन, इन सारी चीज़ों में इस तरह से सक्रिय रूप से वो भाग ले रहे थे और उनका इतना प्रभाव था कि गांधी बहुत प्रसन्न हो गए। उस समय जब गांधी के साथ मांगन गांधी आए थे, उनकी बहन दुर्गावती और राधा देवी ये भी आई थी। और उस सिलसिले में मांगन मिश्र का देहांत पटना में हो गया था, तो उनके देहांत के बाद वो अनुग्रह नारायण सिंह ने उनका श्राद्ध कर्म किया था। और उसके बाद राधा देवी और दुर्गावती, रामनंदन मिश्र, अनुग्रह बाबू सब के सब वृद्धा आश्रम भी चले गए थे। और उसके बाद रामनंदन मिश्र ने दरभंगा में के मझौलिया में मांगन आश्रम बनाकर वहाँ के सामाजिक कार्यों को करना प्रारंभ किया और स्वतंत्रता आंदोलन का वो एक सक्रिय आश्रम बन गया था, जहाँ से कि आंदोलन वो सक्रिय रूप से प्रशिक्षित होते थे और आंदोलन करते थे। उसी तरह से नारी की शिक्षा के लिए वो विभिन्न जगहों में विद्यापीठ और आश्रम की स्थापना की। इस तरह के आश्रम विद्यापीठ उन्होंने बेतिया, लखीसराय, लहरियासराय, दरभंगा और बिहार के कई जगहों में उन्होंने नारी की शिक्षा के लिए वो विद्यापीठ का कार्य प्रारंभ किया, जहाँ से नारियों को शिक्षा दी जाती थी और नारी को ये गांधी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। इसी तरह जब 1934 का भी भूकंप हुआ, उस भूकंप के समय में दरभंगा में काफ़ी क्षति हुई थी। तो आचार्य कृपलानी, गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े नेता वहाँ आए थे और पूरे रेस्टोरेशन के काम में वो लग गए। और लगने के साथ उनका पिता के साथ काफ़ी विरोध भी हुआ। और इस आंदोलन के क्रम में वो फिर वो किसान आंदोलन की तरफ उनकी प्रवृत्ति हुई। और 34 में जब बिहार में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो रहा था, उस समय भी रामनंदन मिश्र, रामवृक्ष बोनी, बेनीपुरी
जयप्रकाश नारायण, राहुल संकृत्यायन, किशोरी प्रशांत सिंह, गंगा शरण सिंह, जो एक समाजवादियों की एक टोली थी, एक युवक संघ था, वो सारा के सारा लोग सोशलिस्ट पार्टी के तहत वो आ गए और उसमें समाजवादी कार्यक्रम के तहत वो उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लहरियासराय में एक समानांतर उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी भी चलाना चाहा था और वो उस तरह से काम भी कर रहे थे। और दरभंगा में वो किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाले और उनके नेतृत्व में वहाँ किसान का आंदोलन भी हुआ। उसमें वो रामनंदन मिश्र और सूर्य नारायण सिंह इत्यादि नेताओं का धर्मराज शर्मा इन इत्यादि नेताओं की भूमिका है, जिसके संबंधित अभिलेख बिहार राज्य अभिलेखागार में भी उपलब्ध हैं। तो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में वो किसान आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय हो गए और वो जब बाद में सोनपुर में जब किसान सभा का सम्मेलन हो रहा था तो उसकी उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। इसी तरह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो बहुत ही सक्रिय रहे और जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हो रहा था, उससे पहले वो गांधी से मिलने वर्धा चले गए थे और वहाँ से लौटने के क्रम में वो उड़ीसा में बहरामपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और वहाँ से कई जेलों को से लेते हुए उनको हजारीबाग जेल भेजा गया, जहाँ की वो जयप्रकाश नारायण के साथ मिलके हजारीबाग जेल फांद कर वो 1942 के आंदोलन में वहाँ से वो भाग निकले और भाग निकल के वो विभिन्न जगहों में आज़ाद दस्ता का गठन करके 1942 के आंदोलन को वो सफल बनाने में वो लग गए थे। उसमें उनके साथ भागने वाले में जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, जोगेंद्र शुक्ल, गुलाली सुनार इत्यादि लोग थे जो 1942 के आंदोलन में जेल से फांद कर भागे थे। वो सारी बातें तो और जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया वो नेपाल की तरफ जाके उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, क्रांतिकारी दस्ता बना के, और सियाराम दल भागलपुर इस सब में गठन हुआ था और वो एक ढंग से वो गोला बारूद के तहत खूनी क्रांति के तहत भी वो 1942 के आंदोलन में इन लोगों ने वो भाग ले लिया था। अध्यात्म में इनकी प्रवृत्ति इतनी अधिक थी कि जब हजारीबाग जेल में भी का दृश्य वर्णन करते हुए बेनीपुरी लगते हैं कि जब वो श्रीमद् भागवत और रामायण का पाठ करते थे उस समय अश्रु धारा इनकी आंखों से बहती रहती थी और वो इस तरह से काफ़ी सक्रिय रहे किसान के मोर्चा पर भी और आज़ादी में भी और रचनात्मक कार्यों में भी। मांगन आश्रम उनका एक उदाहरण है और सोशलिस्ट आंदोलन में आने के बाद बिहार में वो सोशलिस्ट आंदोलनों के प्रमुख नेता हुए। और रामधारी सिंह दिनकर ने एक लेख में नेहरू के बाद जिन दूसरे रैंक के नेताओं की चर्चा की और 8-10 नामों की गणना की, उसमें रामनंदन मिश्र का भी नाम था कि नेहरू के बाद अगर देश की बागडोर संभालनी होगी तो उसमें से जयप्रकाश नारायण लोहिया, रामनंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन जैसे लोग थे और इनके बारे में लिखा कि ये इन्होंने जयप्रकाश ने सर्वोदय की राह पकड़ ली और रामनंदन मिश्र ने अध्यात्म की राह पकड़ ली। इसी क्रम में जब आज़ादी के बाद 1952 का चुनाव हुआ, उस 52 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की हार हुई और हार के बाद सोशलिस्ट पार्टी में एक अंतर कलह हुआ और जयप्रकाश नारायण से इनके मतभेद हुए और उस मतभेद के बाद इन्होंने अपने राजनीति से अपने को उन्होंने अलग
कर लिया। रामनंदन मिश्र ने कई पुस्तकों की भी रचना की और उसमें से 5 पुस्तक काफ़ी प्रमुख हुए, जिसमें कि क्रांति कैसे हो, सोशलिस्ट पार्टी किधर, मार्क्स का दर्शन, जीवन के 4 अध्याय, जमीन का बंटवारा, द्विजेंद्र लाल की पुस्तक मीरा का हिंदी अनुवाद, 1952 से 70 के बीच के संस्मरण, नवनिर्माण की योजना, नवयुग संदेश, 5 खंडों में भारत के महान साधक और समाजवादी ग्रंथमाला का संपादन भी किया। 1952 में चंद्रधारी कॉलेज दरभंगा में इनका समाजवादी आंदोलन पर एक लंबा व्याख्यान हुआ था। वो व्याख्यान काफ़ी प्रसिद्ध रहा, काफ़ी मतलब उसकी ख्याति मिली। और जब वो राजनीति से निष्क्रिय हो गए तो मांगन आश्रम में रह के वो समाज उद्धार का तो काम करते थे, साथ साथ उनकी आध्यात्मिक चिंतन मनन का काम और आध्यात्मिक पुस्तकों का लेखन, ये सब काफ़ी दिनों तक वो करते रहे। मुझे याद है कि जब एक बार मैं पंकज मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से एक व्याख्यान माला का आयोजन कर रहा था। उस समय एक प्रख्यात आईपीएस अफसर NN सिंह, जो वहीं उनके घर के नज़दीक के थे, पतौर के, तो उन्होंने एक रहस्य उद्घाटन किया। जबकि 1974 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन में भाग ले रहे थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो सरकार ने अपने तहत से NN सिंह को लगाया था कि किसी तरह से जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन से अलग किया जाए, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और लोगों के द्वारा नहीं है, इसकी दिशा बदल जाएगी। तो इस सिलसिले में रामनंदन मिश्र, उन्होंने जो रहस्य उद्घाटन किया था कि रामनंदन मिश्र जयप्रकाश नारायण से मिले थे और जयप्रकाश नारायण को उन्होंने कहा था कि गांधी जो भारतीय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस तरह से प्रशिक्षित अनुशासित किया था कि आज़ादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा के मार्ग से बहुत अधिक भटक नहीं सका। आप जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो उसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं उनका चरित्र उस तरह का नहीं है। पहले आप इनके चरित्र के निर्माण की बात सोचिए और तब आंदोलन में आप भाग लीजिए। ये भारत के जनतंत्र के लिए और इसके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अब ये बात कहाँ तक सही है, और मतलब ये बात सही इसलिए है कि NN सिंह ने इस बात को, तो जब वो CBI के भी स्पेशल अफसर हुए थे, DG रैंक में, वहाँ वो रिटायर्ड भी किए थे, उनके व्याख्यान छपे हुए भी हैं। लेकिन 1974 के आंदोलन के बाद देश में जिस तरह का नेतृत्व निकला, उस देश के नेतृत्व ने गांधी के आदर्शों को कितना तक पालन किया, इसका निर्णय तो जनता स्वयं कर सकती है, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और ये बहुत लंबे समय तक कहा करते हैं कि ये जीवित रहे, और 1989 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में रामनंदन मिश्र ने जिस सक्रियता, त्याग और तपस्या से भाग लिया था, यह हमारी राजनीति का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेताओं को दलगत भावनाओं में और प्रतिस्पर्धा के रूप में अपनी राजनीति से संन्यास लेना पड़ा था। इनके बारे में इनके मांगन आश्रम के कार्यक्रमों के बारे में अनुग्रह नारायण सिंह ने भी अपने संस्मरण में काफ़ी कुछ लिखा है, और लिखा है कि वो राजनीति का केंद्र हो गया था।
सरकार से अनुदान भी उसके मिलने लगे थे और एक बहुत बड़ा समाज सुधार का वो केंद्र बन गया था। तो रामनंदन मिश्र जैसे लोग अगर राजनीति में रहते तो संभव था कि देश की राजनीति की दिशा और स्तर कुछ और होता, परंतु राजनीति तो एक मैकियावेलियन राजनीति है जिसमें कि किसी भी तरह से सफलता प्राप्त कर लेने वाले को ही राजनीति में उत्थान होता है। वही राजनीति में रामनंदन मिश्र बहुत पहले आध्यात्म की राह पकड़ लिए। उसके कुछ दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय की राह पकड़ ली और राजनीति दिशाहीन होती चली गई। अंत में जयप्रकाश नारायण फिर 1974 के आंदोलन में नेतृत्व उन्होंने किया। तो भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम में जिन विजनरी नेताओं को पैदा किया था वो धीरे धीरे इस राजनीति से अलग होने लगे। इसके कारण कांग्रेस बेलगाम होती गई और अंततः कांग्रेस बहुत सारी स्कैंडल्स में, भ्रष्टाचार में फंसती चली गई और आज देश जिसके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई थी अब वो पार्टी ही समाप्त होने की स्थिति में है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस राजनीति को संभाल सके। ऐसी स्थिति में रामनंदन मिश्र जैसे लोगों का राजनीति में रहना बहुत ही आवश्यक था। किसान आंदोलन में जो इनकी सक्रिय भूमिका है उसमें बिहार राज्य अभिलेखागार ने किसान आंदोलन पर 8 वॉल्यूम में दस्तावेज छापे हैं, जिसमें 1920 से लेके और आज़ादी के बाद 1962 60-62 तक का रिकॉर्ड्स उसमें आया है। एक वॉल्यूम पर रामनंदन मिश्र की तस्वीर छपी हुई है, इसलिए मैं इसे दिखलाना चाहता हूँ, क्योंकि रामनंदन मिश्र तो लोगों की नज़र से बिल्कुल ओझल हो गए थे और राजनीति से ओझल होने के कारण इनके योगदानों को बहुत हद तक इनकी चर्चा नहीं की गई है। इनके समय में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में भी रखे गए हैं और गवर्नमेंट्स की फाइल में इनकी हस्तलिखित बहुत सारी चिट्ठियां भी हैं जो हमने बिहार राज्य अभिलेखागार की पत्रिका में भी और समय समय पर निकले वाले सोवेनियर में भी इनके पत्रों को प्रकाशित किया है। मैं आज ऐसे नेता को याद करके अपनी को सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपनी श्रद्धा उन्हें अर्पित करता हूँ। क्या